15 मई को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? आइए नजर डालते हैं कि 12 मई को कैसे किया बाजार ने प्रदर्शन। हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में दायरे में कारोबार देखने को मिला। कारोबार के अंत में बाजार बढ़त पर बंद हुआ। सेंसेक्स 123 अंक चढ़कर 62,028 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 18 अंक चढ़कर 18,315 पर बंद हुआ। 12 मई को सबसे ज्यादा गिरावट आईटी, मेटल और मीडिया शेयरों में रही। वहीं ऑटो, बैंक और फाइनेंशियल सेक्टर बढ़त पर बंद हुए। बैंकिंग शेयरों में खरीदारी रही, जिसके चलते निफ्टी बैंक 318 अंक चढ़कर 43,794 पर बंद हुआ। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में दबाव देखने को मिला। मिड कैप 133 अंक गिरकर 32,468 पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 में से 18 शेयरों में तेजी रही। वहीं निफ्टी के 50 में से 27 शेयरों में बिकवाली रही, जबकि निफ्टी बैंक में 12 में से 10 शेयरों में तेजी रही। उधर डॉलर के मुकाबले रुपया 7 पैसे कमजोर होकर 82.16 के स्तर पर बंद हुआ है। बता दें कि बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन 12 मई को घटकर 277.70 लाख करोड़ रुपए पर आ गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन यानी गुरुवार 11 मई को 277.97 लाख करोड़ रुपए था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप करीब 27,000 करोड़ रुपए घटा है। बाजार की आगे की चाल पर बात करते हुए रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा ने कहा कि ग्लोबल बाजारों के मिले जुले संकेतों को देखते हुए लगता है कि बाजार में अभी और कंसोलिडेशन हो सकता है। हालांकि नतीजों का सीजन होने की वजह से बाजार में ट्रेडिंग के अवसरों की कोई कमी नहीं होगी। ऐसे में ट्रेडर्स को सलाह होगी कि वे स्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीति बनाएं और जोखिम प्रबंधन करके ही ट्रेड लें। कोटक सिक्योरिटीज के अमोल अठावले का कहना है कि कमजोर एशियाई संकेतों के चलते बाजार में इंट्राडे सत्र में उतार चढ़ाव रहा, लेकिन चुनिंदा बैंकिंग और ऑटोमोबाइल शेयरों में हुई खरीदारी ने बाजार की रिकवरी में मदद की। अब बाजार काफी ज्यादा ओवरबॉट जोन में दिख रहा है। इसके साथ ही ब्याज दरों को लेकर काफी असमंजस की स्थिति दिख रही है। तकनीकी रूप से देखें तो एक मजबूत अप ट्रेंड रैली के बाद निफ्टी आराम से 10 डे SMA से ऊपर कारोबार कर रहा है। साथ ही ये हायर बॉटम भी बना रहा है। ये मौजूदा स्तर बाजार में तेजी आने का संकेत है। वीकली चार्ट्स पर इंडेक्स ने एक लॉन्ग बुलिश कैंडल बनाया है, जो अब ट्रेंड के जारी रहने का संकेत देता है। अब जब तक निफ्टी 10 डे SMA या 18,200 के ऊपर कारोबार कर रहा है, तब तक इसमें तेजी की संभावना बनी रहेगी। 18,200 से ऊपर बढ़ने पर इंडेक्स के 18,450 और 18,550 तक जाने की संभावना है। दूसरी तरफ अगर इंडेक्स 18,200 से नीचे फिसलता है तो ये कमजोरी 18,000 तक बढ़ सकती है। अमोल अठावले ने कहा कि बैंक निफ्टी के लिए 43,500 सबसे बड़ा स्तर होगा। इससे ऊपर जाने पर ये 44,000 से 44,300 तक चढ़ सकता है। दूसरी ओर अगर ये 43,500 के नीचे ट्रेड करता है तो शॉर्ट टर्म करेक्शन संभव है, जिसके चलते निफ्टी 43,000 से 42,800 तक फिसल सकता है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें। अदानी ग्रुप और हिंडनबर्ग मामले में सेबी को मिल सकता है और समय, जानिए अब किस दिन होगी सुनवाई। अदानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में छेड़छाड़ और नियमों का उल्लंघन हुआ है या नहीं, इसकी जांच के लिए मार्केट रेगुलेटर सेबी को 3 महीने का और समय मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने 12 मई को ये कहा है। इसके अलावा देश की सबसे बड़ी अदालत ने सेबी की याचिका पर 15 मई को सुनवाई के लिए लिस्ट कर लिया है। सेबी ने कोर्ट के पास याचिका दायर की थी कि उसे अदानी और हिंडनबर्ग मामले पर जांच में 6 महीने का अतिरिक्त समय दिया जाए। हिंडनबर्ग ने अदानी ग्रुप की कंपनियों पर स्टॉक मैनिपुलेशन और अकाउंटिंग फ्रॉड का आरोप लगाया था। हालांकि ग्रुप ने इन सभी आरोपों से इनकार किया था। करीब 2 महीने पहले 2 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को अदानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग के आरोपों की जांच के लिए आदेश दिया था। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को 2 महीने का समय दिया था। हालांकि मार्केट रेगुलेटर सेबी ने कुछ दिन पहले याचिका दायर कर 6 महीने या जितना कोर्ट उचित समझे उतना अतिरिक्त वक्त मांगा था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 12 मई को कहा कि इसे 3 महीने का समय मिल सकता है। वहीं कोर्ट ने एक और पैनल बनाने का आदेश दिया था, जिसने अपनी रिपोर्ट दाखिल कर दी है। इस पैनल का काम शेयरों की उठापटक के बीच निवेशकों के हित कैसे सुरक्षित रहे, इसके लिए जरूरी सुझाव देना था। अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ने 24 जनवरी को एक रिपोर्ट में अदानी ग्रुप की कंपनियों पर स्टॉक मैनिपुलेशन और अकाउंटिंग फ्रॉड का आरोप लगाया था।
ग्रुप के इनकार करने के बावजूद शेयर और बॉन्ड्स इस झटके को संभाल नहीं सके और धड़ाम से नीचे आ गिरे। इस मामले में 10 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बाजार में भारी उतार चढ़ाव के बीच निवेशकों का हित कैसे सुरक्षित रहे, इसे लेकर एक्सपर्ट की एक कमेटी बनाई जानी चाहिए जो जरूरी सुझाव दे। केंद्र भी सुप्रीम कोर्ट के इस प्रस्ताव पर सहमत थी। इस मामले में फिर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस की अगुवाई में एक पैनल बना जिसने अपनी रिपोर्ट दाखिल कर दी, तो वहीं सेबी ने अपनी जांच रिपोर्ट के लिए अतिरिक्त वक्त मांगा है। बिजनेस और मार्केट के इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें मनी कंट्रोल हिंदी के यूट्यूब चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म में शेयर बाजार में निवेश कर अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो हम आपको बता रहे हैं एक्सपर्ट्स के सुझाए ऐसे स्टॉक्स जो आपकी शानदार कमाई करवा सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। वीकली टाइम फ्रेम पर निफ्टी में उल्लेखनीय प्राइस एक्शन डेवलपमेंट देखने को मिला है। ये पिछले 8 हफ्तों के अपने लो लेवल के नीचे बंद नहीं हुआ है। खासकर इसने हायर हाई और हायर लो फॉर्मेशन को जारी रखा है। 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल से बाउंस के बाद तेजी का ये ट्रेंड दिख रहा है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल का कैलकुलेशन निफ्टी में पहले आई तेजी के आधार पर किया गया है, जिसमें जून 2022 में 15,183 से दिसंबर 2022 में 18,887.60 के हाई पर पहुंच गया था। डेली टाइम फ्रेम पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न से क्लासिकल ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। ये तेजी के ट्रेंड की शुरुआत का संकेत होगा। निफ्टी के लिए 18,000 पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इस लेवल के टूटने पर इसे 17,800 पर सपोर्ट मिलेगा। तेजी की स्थिति में पहला रेजिस्टेंस 18,473 पर दिख रहा है। इस लेवल के बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस 18,887 पर है, जो इस इंडेक्स का लाइफ टाइम हाई है। निफ्टी का ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव लग रहा है। चलिए बात करते हैं GEPL कैपिटल की विज्ञान सावंत के उन पसंदीदा स्टॉक्स के बारे में जो आपकी 2 से 3 हफ्तों में शानदार कमाई करवा सकते हैं। विज्ञान सावंत का पहला पसंदीदा स्टॉक है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। इस स्टॉक का लास्ट ट्रेडिंग प्राइस 3,018.35 रुपए है। इसका टारगेट प्राइस 3,400 रुपए है। इसमें 2,850 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में 13% प्रॉफिट कमाने का मौका दिख रहा है। ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के करीब है, जिससे इसके तेजी के ट्रेंड में होने का संकेत मिलता है। बीते हफ्ते इसने कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेक आउट दिया है। इससे तेजी जारी रहने का संकेत मिलता है। डेली टाइम फ्रेम पर ये स्टॉक 50, 100 और 200 डे EMA के ऊपर है। ये भी तेजी जारी रहने का संकेत है। दूसरा स्टॉक है सेरा सैनिटरीवेयर। इस स्टॉक का लास्ट ट्रेडिंग प्राइस 6,818 रुपए है। इसका टारगेट प्राइस 7,600 रुपए है। इसमें 6,475 रुपए पे स्टॉप लॉस लगाना होगा। इस स्टॉक में 11% कमाई की जा सकती है। इस शेयर का प्राइस भी अपने ऑल टाइम हाई पर है। इससे पता चलता है कि ये पहले से तेजी के ट्रेंड में है। इस स्टॉक ने 3 हफ्ते पहले कप एंड हैंडल पैटर्न को दोबारा टेस्ट किया था। इसने ऊपर की दिशा में बाउंस दिखाया है। ये ब्रेकआउट फरवरी 2023 में दिखा था। वीकली टाइम फ्रेम पर शेयर 18 हफ्ते के EMA से ऊपर बना रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पर RSI ऊपर जा रहा है। ये 50 के लेवल के ऊपर बने रहने में कामयाब रहा है। और इनका थर्ड पसंदीदा स्टॉक है सुप्राजीत इंजीनियरिंग। इस स्टॉक का लास्ट ट्रेडिंग प्राइस 403.15 रुपए है। इसका टारगेट प्राइस 450 रुपए है। इसमें 385 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म में 11.5% प्रॉफिट कमाने का मौका दिख रहा है। ये स्टॉक पहली बार हायर हाई एंड हायर लो के फॉर्मेशन में दिखा है। पिछले साल जनवरी में आई तेजी के बाद ऐसा देखने को मिला है। ये प्राइसेस के पॉजिटिव अंडरटोन को दिखाता है। फरवरी की शुरुआत में इस स्टॉक ने सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न से ब्रेकआउट दिखाया था। इससे तेजी का ट्रेंड जारी रहने का संकेत मिलता है। ये अपने 18 हफ्ते के EMA से ऊपर बने रहने में कामयाब रहा है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें। और स्टॉक मार्केट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए मनी कंट्रोल हिंदी के यूट्यूब चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो को नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। अदानी ग्रुप की 3 कंपनियां फंड जुटाने की योजना बना रही हैं। न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग को सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक ये कंपनियां मैक्सिमम $500 करोड़ यानी 41,075 करोड़ रुपए तक जुटा सकती हैं। जानकारी के मुताबिक अदानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अदानी एंटरप्राइजेज, अदानी ग्रीन एनर्जी और अदानी ट्रांसमिशन $300 करोड़ से $500 करोड़ तक फंड जुटा सकती हैं। इन कंपनियों के बोर्ड इस मामले में शनिवार को बैठक में फैसला लेंगे। बुधवार को एक्सचेंज फाइलिंग में दी गई जानकारी के मुताबिक बैठकों में शेयरों या दूसरी सिक्योरिटीज की बिक्री के जरिए फंड जुटाने के प्रस्ताव पर फैसला हो सकता है।
आमतौर पर कंपनियों के बोर्ड फंड जुटाने की योजना को मंजूरी दे देते हैं ताकि मैनेजमेंट माहौल अनुकूल होने पर फटाफट योजना पर काम कर सके। अदानी ग्रुप के मामले में बात करें तो इस पर बातचीत हो रही है। अभी अंतिम रूप से ये तय नहीं हो पाया है कि शनिवार को बोर्ड की बैठक के बाद कंपनियां कितना फंड जुटाएंगी। हालांकि इसे लेकर पक्के तौर पर अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि इसे कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा, क्योंकि अगर बाजार को इस पर भरोसा नहीं हुआ कि शेयरों की दिक्कतें खत्म हो गई हैं या शेयरों की बिक्री के लिए भाव बहुत ज्यादा लगा तो कंपनियों की योजना फेल हो सकती है। जैसे कि अदानी एंटरप्राइजेस को अपना एफपीओ वापस लेना पड़ा था। इसने एफपीओ के लिए जो प्राइस रखा था उसकी तुलना में मार्केट में शेयर भारी डिस्काउंट पर मिल रहे थे। हिंडनबर्ग के झटके से अदानी ग्रुप के शेयर फर्श पर आ गए। इसके बाद निवेशकों के भरोसे को बढ़ाने और हिंडनबर्ग के झटके से उभरने के लिए इन्वेस्टर रोड शो आयोजित किया। इसके अलावा ग्रुप ने कर्ज को समय से पहले चुकता करने की स्ट्रैटेजी अपनाई। बता दें कि अदानी एंटरप्राइजेस के शेयर 0.99% की गिरावट के साथ 1965 रुपए पर बंद हुए, जबकि अदानी ग्रीन एनर्जी के शेयर 1.87% की गिरावट के साथ 896.45 रुपए पर बंद हुए। वहीं अदानी ट्रांसमिशन का शेयर भी 3.08% की गिरावट के साथ 889 पर बंद हुआ। अदानी परिवार ने मार्च की शुरुआत में इन्वेस्टमेंट फर्म GQG पार्टनर्स को शेयरों की बिक्री कर $190 करोड़ जुटाए थे। अब ग्रुप की कंपनियां और फंड जुटाने के लिए शनिवार को बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव पेश करेंगी। सूत्रों के मुताबिक कंपनी की बोर्ड बैठक में हर साल कैपिटल जुटाने का प्रस्ताव रखा जाता है, जो इसके सालाना वित्तीय योजना का हिस्सा है। एक्सचेंज फाइलिंग के एनालिसिस में ब्लूमबर्ग ने पाया है कि अदानी एंटरप्राइजेस और अदानी ट्रांसमिशन 2019 से हर साल अप्रैल या मई में फंड जुटाने के लिए बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव रखती है। अदानी ग्रीन एनर्जी को 2021 में छोड़कर हर साल इसकी मंजूरी मिली है। पिछले साल इन तीनों कंपनियों ने अप्रैल में अबू धाबी की इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी PJSC से करीब $200 का फंड जुटाया था। बिजनेस और मार्केट की इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए मनी कंट्रोल हिंदी के YouTube चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। शानदार तिमाही नतीजे और 10 रुपए के डिविडेंड के ऐलान पर फार्मा सेक्टर की दिग्गज कंपनी न्यूलैंड लेबोरेटरीज के शेयरों में 12 मई को अच्छी खरीदारी दिखी। फार्मा सेक्टर की इस दिग्गज कंपनी के शेयर 12 मई को 5% से ज्यादा उछाल के साथ एक साल के हाई पर पहुंच गए। वहीं लॉन्ग टर्म में तो इसने अपने निवेशकों को करोड़पति बना दिया है। 12 मई की बात करें तो BSE पर ये 1.18% के उछाल के साथ 2,570 रुपए पर बंद हुआ है। हालांकि इंट्राडे में ये 5.19% उछलकर 2,672.05 रुपए पर पहुंच गया था, जो इसका एक साल का रिकॉर्ड हाई है। फार्मा कंपनी ने 11 मई को मार्च तिमाही के वित्तीय नतीजों के साथ डिविडेंड का ऐलान किया। कंपनी इस फाइनेंशियल ईयर 2022 से 23 के लिए 10 रुपए की फेस वैल्यू वाले हर शेयर पर 10 रुपए यानी 100% का फाइनल डिविडेंड देगी। इसे अभी शेयर होल्डर्स की मंजूरी लेनी बाकी है। कंपनी की फाइनेंशियल सेहत की बात करें तो मार्च तिमाही में इसका शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर 287% और तिमाही आधार पर 178% उछलकर 84.51 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। समान अवधि में इसका स्टैंड अलोन ऑपरेशनल रेवेन्यू सालाना आधार पर 59% और तिमाही आधार पर 51% बढ़कर 407.07 करोड़ रुपए हो गया। न्यूलैंड लेबोरेटरीज के शेयर 20 मार्च 1998 को 23.26 रुपए पर थे और अब ये 2624.75 रुपए पर है, यानी कि निवेशकों की पूंजी इसने 25 साल में 10,949% बढ़ा दी है। इसका मतलब हुआ कि इसने निवेशकों को 25 साल में 89,000 रुपए के निवेश पर करोड़पति बना दिया है। इसने कम टाइम फ्रेम में भी निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है। करीब 3 साल पहले 27 मार्च 2020 को ये BSE पर 261.25 रुपए पर था, यानी कि 3 साल में निवेशकों को 883% रिटर्न मिला है। वहीं एक साल में इसके शेयरों की चाल की बात करें तो 26 मई 2022 को ये एक साल के निचले स्तर 965.85 रुपए पर था। इसके बाद इसके शेयरों की खरीदारी बढ़ी और एक साल में ये 177% उछलकर एक साल के हाई 2,672.05 रुपए पर पहुंच गया। बता दें कि यह मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना हेतु दी जा रही है। मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें। मनी कंट्रोल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहाँ कभी भी सलाह नहीं दी जाती है।
डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं हर घर का चहेता ब्रिटानिया के बारे में। दरअसल ब्रिटानिया आपको आमतौर पे एक बिस्किट कंपनी लगती होगी, लेकिन ब्रिटानिया एक बिस्किट कंपनी ही नहीं है, बल्कि कन्फेक्शनरी कारोबार में एक काफ़ी बड़ी फूड जायंट के तौर पे आप इस कंपनी को देख सकते हैं। इस कंपनी की शुरुआत 130 साल पहले हुई थी और इस करीब 295 रुपए में उस समय पर इस कंपनी की शुरुआत की गई थी। सेंट्रल कोलकाता के एक छोटे से घर में इसकी शुरुआत हुई थी और वहां से धीरे धीरे एक्सपैंड करते करते आज इतना बड़ा स्केल आप ब्रिटानिया का देख रहे हैं। ब्रिटिश बिजनेसमैन ने एक स्मॉल हाउस में इस कंपनी की शुरुआत की थी, जिसको धीरे से या फिर बाद में विद टाइम एक्वायर किया गया था गुप्ता ब्रदर्स की तरफ से, और इस कंपनी का नाम बन गया था वीएस ब्रदर्स। लेकिन विद टाइम इस कंपनी में मल्टीपल चेंजेस हुए ओनरशिप को लेकर, जिसके बाद और फेरबदल हुआ और एक ऐसा भी समय आया 1979 में जबकि नेबिस्को ब्रांड, जो ओरियो के एक संस्थापक के तौर पे जानते हैं, जिनको आप ओरियो बिस्किट को अगर आप जानते हैं तो वो नेबिस्को की ब्रांड रहे हैं, उन्होंने इस कंपनी को एक्वायर कर लिया था। एक मेजर स्टेक करीब 27-28% के आसपास स्टेक वो इस कंपनी के अंदर ओन करते थे। लेकिन जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर है वाडिया ग्रुप ने, उन्होंने करीब 1990 में इस कंपनी को एक्वायर किया। तो आप अंदाजा लगा लिए करीब 3 दशक से ज्यादा का हिस्सा जो है वो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स के पास इस कंपनी का है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि वर्ल्ड वॉर 2 जब हुआ था तो इस कंपनी को एक ऑफिशियल पार्टनर के तौर पर चुना गया था। जो कंपनी जो सैनिक थे उनको फूड बिस्किट्स प्रोवाइड कराती थी, जो कि उनके आगे के लिए कामकाज करते थे। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि आर्मी को भी ये कंपनी सप्लाई करती थी वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर।